हेलो स्टूडेंट्स। सो इन द लास्ट लेक्चर हम लोगों ने प्योर सब्सटेंस के बारे में देख लिया था और एक हमने कंप्लीट भी कर लिया था, डेट इज़ एलिमेंट और क्लासिफिकेशंस। ठीक है, तो अब हम स्टार्ट करेंगे द सेकंड प्योर सब्सटेंस, दैट इज़ कॉल्ड एज कंपाउंड। ठीक है, तो कंपाउंड क्या होता है और इसके बारे में बात करें। कई बार कंपाउंड्स का ना मॉलिक्यूल्स भी कह देते हैं हम लोग, दैट इज़ मॉलिक्यूल्स। तो कंपाउंड्स एंड मॉलिक्यूल्स दोनों में ज़्यादा फ़र्क नहीं है, सिर्फ बॉन्डिंग का फ़र्क होता है जो अभी आपके कोर्स में नहीं है, बट इन 10th स्टैंडर्ड यू विल अंडरस्टैंड दैट थिंग। ऑलराइट, चलिए तो अब बात करते हैं कंपाउंड क्या होते हैं और उसके डिफ़ाइन कैसे करते हैं। हाउ विल डिफाइन दिस। फर्स्ट डेफिनेशन की बात करते हैं। देखिए बेटा, क्या होता है जनरली कि कंपाउंड एंड मॉलिक्यूल्स को डिफ़ाइन करने के लिए आपको बाय रेशियो बाय मास का पता होना चाहिए। कुछ एलिमेंट के एटॉमिक मासेस मैं बता रहा हूँ, जैसे कि कार्बन का हो गया 12। ठीक है, एटॉमिक मास की यूनिट होती है डेट इज़ AMU। ठीक है, जिसको हम लोग डल्टन यूनिट भी कहते हैं। ठीक, हाइड्रोजन की बात करें तो डेट इज़ 1 AMU। AMU का मतलब है एटॉमिक मास यूनिट। ठीक है, नाइट्रोजन की अगर बात करें तो होती है 14। देन सल्फ़र की बात करें तो होती है 32। ये सब AMU में, AMU AMU। ठीक है, ऑक्सीजन की बात करें तो होता है 16 AMU। ठीक है, देन जो मेजर एलिमेंट्स उन्हीं की बात करूंगा मैं। सोडियम की बात करें तो होता है 23 AMU। ठीक, मैग्नीशियम की बात करें तो होता है 24 AMU। एल्यूमिनियम की बात करें तो होता है 27 AMU। ठीक है, तो मेजर तौर पे आप लोगों के जो एलिमेंट्स आएंगे जिनका एटॉमिक मास बाय रेशियो की अगर बात करेंगे तो सिर्फ यही आता है। ठीक है, फॉर एग्जांपल जैसे मैं कार्बन डाइऑक्साइड की बात करता हूँ या फिर H2O की बात करता हूँ। पहले कार्बन डाइऑक्साइड की बात करते हैं, तो आपको सीखना है पहले रेशियो बाय मास क्या होता है। रेशियो बाय मास, ठीक है, इस बात को पहले समझिए। व्हाट इज़ रेशियो बाय मास। देखो, कार्बन इज़ टू ऑक्सीजन की बात करें तो कार्बन इज़ टू ऑक्सीजन यहाँ पे 1:2 के फॉर्म में है, 1:2 की रेशियो में है। मतलब कार्बन का पार्ट है इसमें 1 पार्ट, ऑक्सीजन के इसमें 2 पार्ट हैं। ठीक है, तो ये तो क्या हो गया, रेशियो बाय नंबर्स हो गया। लेकिन अगर रेशियो बाय मास की अगर बात करूँ तो क्या होगा कि कार्बन का जो मास है वो कितना होता है, 12 है। ठीक है, इस 2। ऑक्सीजन का कितना है यहाँ पे, तो 2 ऑक्सीजन का मास कितना बताया था मैंने आपको, डेट इज़ 16। तो 2 × 16, तो ये क्या हो गया, 12:32। और अगर सिंपल रेशियो देखें तो 4 3 ज़ा 4 8 ज़ा, तो 3:8 इसका सिंपलेस्ट रेशियो बाय मास बना के इसका CO2 का। ठीक है, अब इसी तरह से अगर वाटर की बात करूँ H2O की, तो यहाँ पे हाइड्रोजन इज़ टू ऑक्सीजन का रेशियो देखते हैं। तो हाइड्रोजन इज़ टू ऑक्सीजन का रेशियो क्या बनेगा यहाँ पर, डेट इज़ 1:2। कैसे, हाइड्रोजन यहाँ पे 2 है तो इसलिए 2 लिखा। हाइड्रोजन का मास इंटू मास इसका 1 था तो 1 AMU × 2 इज़ टू ऑक्सीजन का क्या है, ऑक्सीजन इज़ 1 × 16, क्योंकि एक ही है ये, कुछ नहीं है तो 1 मान के चलो यहाँ पे, तो डेट इज़ 1 × 16 16, तो 2:16 आ गया। और सिंपल रेशियो की बात करेंगे तो 1:8 आ गया। बात समझ में आई। तो दिस इज़ कॉल्ड एज रेशियो बाय मास। आई होप आपको समझ में आ गया होगा रेशियो बाय मास क्या होता है। ठीक है बेटा, तो रेशियो बाय मास एक बार क्लियर हो जाने के बाद में आपको कंपाउंड की डेफिनेशन बहुत आसानी से समझ में आ सकती है। नो सी, कुछ और एलिमेंट के मास भी आपको अगर जानना है तो वो भी आप लिख सकते हो, लेकिन ये मेजर तौर पे अभी यूज़ होंगे। नेक्स्ट चैप्टर में आप लोग इसके मासेस के बारे में डिटेल में देखोगे, एटॉमिक नंबर्स के बारे में डिटेल देखोगे, बट अभी के लिए इतना काफ़ी होगा। ऑलराइट, नाउ सी नेक्स्ट। सो व्हाट इज़ कंपाउंड। कंपाउंड क्या होता है या मॉलिक्यूल्स क्या होते हैं। नो सी, कंपाउंड के डिफाइन करते हैं हम लोग। व्हेन 2 or more than 2 एटम, ठीक है, और एलिमेंट combine together in a fixed ratio by mass and can be separated by only chemical methods.
ठीक है, उसे हम बोलते हैं दैट इज़ कंपाउंड और मॉलिक्यूल। बेटा दो बातें हैं इसमें। सबसे पहली बात, दो या दो से ज़्यादा क्या हैं, एटम्स या एलिमेंट आपस में जुड़ रहे हैं, किस में, फिक्स रेशियो बाय मास में, और सेपरेट हो रहे हैं किससे, बाय केमिकल मेथड से। ठीक है, बात समझिए। जैसे कि मैं बात करता हूँ बेटा वाटर की, फॉर एग्जांपल वाटर इज़ अ कंपाउंड और मॉलिक्यूल। ठीक है, वाटर इज़ अ मॉलिक्यूल, समझ में आ गया। तो वाटर की अगर बात करें हम लोग, तो वाटर का जो रेशियो है, अभी आपको बताया था, दैट इज़ 1:8 रेशियो है बाय मास। ठीक है, वाटर अगर कहीं पे भी मिलेगा तो वो हमेशा इस रेशियो के फॉर्म में ही आपको हमेशा एग्जिस्टेबल होके दिखाई देगा। ठीक है, फिक्स रेशियो बाय मास ही आपको मिलेगा। मतलब है कि वॉट एवर द सोर्सेज, मतलब ये वाटर चाहे रेन वाटर हो, ठीक है, ये वाटर चाहे टैप वाटर हो, ये वाटर चाहे सी वाटर हो, ठीक है, ये वाटर चाहे आपका ओशन वाटर हो, या फिर इवन दो वाटर स्वेट से आया हो, स्वेट वाटर है आपके पास, चाहे वॉट एवर द सोर्सेज, ठीक है, वॉट एवर द सोर्सेज, वाटर अगर है तो इसका मतलब वो H2O है, और अगर इसका मतलब H2O है तो उसके अंदर जो वाटर के अंदर जो रेशियो है, हाइड्रोजन इज टू ऑक्सीजन का रेशियो, हाइड्रोजन इज टू ऑक्सीजन का रेशियो है, वो हमेशा फिक्स होगा। बात क्लियर हुई। वॉट एवर द रेशियो ऑफ वाटर इज, सॉरी, वॉट एवर द सोर्स ऑफ वाटर इज, द रेशियो बाय मास इज ऑलवेज फिक्स्ड। ठीक है, इन अ कंपाउंड। तो ये बात इंपॉर्टेंट है, इस चीज़ को बेशक आप लिखिए कि हम कैसे लिखेंगे इसको, कि in a molecule or compound, in a molecule, whatever the source is, the ratio of constituent element by mass is always fixed। वो हमेशा आपका क्या होगा, फिक्स्ड होगा। तो आप एक दो एग्जांपल बता सकते हो, जैसे कि वाटर की बात कर ले पहले तो हाइड्रोजन इज टू ऑक्सीजन का रेशियो क्या होगा, 1:2। आप इसको वैसे भी बता सकते हो, डैट इज़ 2:16 का बना। 2 कैसे बना, 2:1 + 1:16, ठीक है, डैट इज़ 1:8 रेशियो मिला बाय मास। और अगर CO2 की बात करूँ तो कार्बन इज टू ऑक्सीजन का क्या होगा बेटा, 12:2 × 16, डैट इज़ 32। तो ये कितना हो जाएगा, 3:8। तो ये सिंपल रेशियो कहलाता है, दैट इज़ कॉल्ड एज द सिंपल रेशियो बाय मास। आया समझ में अच्छे से, ठीक है। तो कंपाउंड और मॉलिक्यूल्स में सबसे इंपॉर्टेंट बात है कि चाहे कोई भी सोर्स रहा हो, इनका जो रेशियो बाय मास है वो ऑलवेज फिक्स्ड रहेगा। ठीक है, इस चीज़ को आपको अंडरस्टैंड अच्छे से करना है। ऑलराइट, नाउ मूव टुवर्ड्स द सेकंड टॉपिक। अब देखो, कंपाउंड के अंदर भी अगर बात करें तो दो तरह के कंपाउंड्स होते हैं। ठीक है, चलो स्टार्ट करते हैं। कंपाउंड्स के टाइप्स की बात करते हैं और उसकी प्रॉपर्टीज़ की बात करते हैं। व्हाट आर द प्रॉपर्टीज़ एंड व्हाट आर द टाइप्स। देखिए बेटा, पहली बात करते हैं इसके टाइप्स की। तो कंपाउंड को दो टाइप्स में डिवाइड किया गया है। फर्स्ट इज इनऑर्गेनिक कंपाउंड, अनदर इज ऑर्गेनिक कंपाउंड। तो इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स, ठीक है। दूसरा कौन सा आता है, ऑर्गेनिक कंपाउंड। ठीक है, अब ज़रा बात को समझना। इनऑर्गेनिक शब्द कहीं पर भी इस्तेमाल होगा तो इसका मतलब होता है दैट इज़ द सोर्स इज़ ऑलवेज नॉन लिविंग थिंग, दैट इज़ दे आर एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम, मतलब दे आर एक्सट्रैक्टेड। आई होप आप एक्सट्रैक्टेड का मतलब समझते हो। एक्सट्रैक्ट का मतलब उनको कहाँ से निकाला गया है, दे एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम नॉन लिविंग थिंग्स। नॉन लिविंग थिंग्स का मतलब जैसे कि आपके पास सॉइल हो गया, ठीक है, या फिर रॉक्स हो गए, ठीक है, या फिर एयर हो गया, इनसे निकाला गया है। ऑर्गेनिक शब्द का मतलब होता है कि दे आर एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम द लिविंग थिंग्स। ठीक है, सो दे आर एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम लिविंग थिंग्स। ये लिविंग थिंग्स से आए हैं। अब लिविंग थिंग्स में कौन कौन से आ जाते हैं बेटा, जैसे कि प्लांट्स हो गए, लिविंग प्लांट्स हैं, लिविंग एनिमल्स हैं, लिविंग माइक्रोब्स हैं, ठीक है, इनसे बात की। और इवन दो स्मॉल एनिमल्स एंड प्लांट्स, वो भी सब इसकी कैटेगरी में आ जाते हैं। ठीक है, तो ये थे इसके दो टाइप्स जो आपको समझना है। अब आप बात करेंगे
इसके प्रॉपर्टीज़ की, कि व्हाट आर द प्रॉपर्टीज़ ऑफ कंपाउंड। कंपाउंड की कौन कौन सी प्रॉपर्टीज़ हैं। नाउ सी द प्रॉपर्टीज़ ऑफ कंपाउंड। देखिए बेटा, प्रॉपर्टीज़ की अगर बात करें, प्रॉपर्टीज़ की अगर बात करें तो फर्स्ट आपकी प्रॉपर्टी आती है इसकी डेफिनेशन, दैट इज कंपाउंड आर ऑलवेज फॉर्म बाय, कंपाउंड जो होते हैं आर ऑलवेज फॉर्म्ड बाय कंबाइनिंग टू और मोर एलिमेंट, ठीक है, इन अ फिक्स्ड रेशियो बाय मास, ठीक है। सेकेंड प्रॉपर्टी, द कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स डू नॉट रिटेन द प्रॉपर्टीज, या हम बोल सकते हैं ड्यूरिंग द फॉर्मेशन ऑफ कंपाउंड, ड्यूरिंग द formation of compound, the constituent particle, what do you mean by constituent? constituent का मतलब जिससे वो बने, the constituent particles या constituent elements, particles do not retain मतलब रखना, its properties, ठीक है। थर्ड प्रॉपर्टी आती है, दैट इज हीट ट्रांसफ़र टेक प्लेस, हीट ट्रांसफ़र टेक प्लेस। हीट ट्रांसफ़र का मतलब होता है कि हीट रिक्वायर्ड भी हो सकती है और हीट रिलीज़ भी हो सकती है, तो दोनों बातें यहाँ पर, ठीक है। एक बात याद रखना, अगर किसी प्रोसेस में हीट रिक्वायर्ड हो रही है, अगर हीट रिक्वायर्ड हो रही है तो सच अ प्रोसेस इज कॉल्ड एज एंडोथर्मिक, इसे हम क्या बोलते हैं, एंडोथर्मिक, एंडोथर्मिक प्रोसेस का नाम देंगे। और अगर किसी प्रोसेस में हीट इवॉल्व हो रही है या हीट रिलीज हो रही है, इवॉल्व मतलब बाहर निकलना, तो इसे बोलते हैं अपन एक्सोथर्मिक प्रोसेस। तो जब भी हम कंपाउंड का फॉर्मेशन करेंगे तो उसके अंदर हमेशा या तो एंडोथर्मिक प्रोसेस होगा या फिर वो एक्सोथर्मिक प्रोसेस होगा, मतलब हीट की वजह से ही प्रोसेस होगा, तो इसलिए बोला हीट ट्रांसफ़र विल टेक प्लेस, ठीक है। फोर्थ प्रॉपर्टी, कंपाउंड्स कैन बी सेपरेटेड बाय, जो कंपाउंड होते हैं, कंपाउंड्स कैन बी सेपरेटेड बाय केमिकल मेथड्स, केमिकल मेथड्स के द्वारा ही आप इसको सेपरेट आउट कर सकते हो, नॉट बाय फिजिकल मेथड। नाउ फिजिकल मेथड में कौन कौन से आ जाते हैं, फिजिकल मेथड में आपके आ जाते हैं जैसे कि बॉइलिंग हो गया आपका, ठीक है, सिंपल मेथड्स, या फिर आप फिल्ट्रेशन कर दोगे, वो सिंपल मेथड्स कहलाते हैं कंपाउंड के, ठीक है। तो ये सारी बातें। नाउ नेक्स्ट प्रॉपर्टी आती है कि जो कंपाउंड्स होते हैं उनके पास फिक्स प्रॉपर्टीज़, फिक्स बॉइलिंग पॉइंट, फिक्स मेल्टिंग पॉइंट होता है इनका, ठीक है। तो ये बात भी ध्यान रखना कि ड्यूरिंग द फॉर्मेशन ऑफ कंपाउंड, या ऐसे बोलते कंपाउंड्स हैव फिक्स्ड, फिफ्थ प्रॉपर्टी आती है, दैट इज कंपाउंड हैव फिक्स्ड मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट। ये फिक्स मेल्टिंग पॉइंट भी होगा इनका, फिक्स बॉइलिंग पॉइंट भी होगा। सिक्स्थ एंड लास्ट प्रॉपर्टी आती है कि दे हैव ए फिक्स ज्योमेट्री एंड शेप। जितने भी कंपाउंड होते हैं इनके पास फिक्स्ड ज्योमेट्री होगी एंड शेप होगी, इनकी फिक्स तो शेप होगी, फिक्स ज्योमेट्री होगी, जैसे कि क्यूबिक है तो क्यूबिक शेप होगी, ऑर्थोरोम्बिक हो सकती है, मोनोक्लिनिक हो सकती है, रेक्टेंगुलर हो सकती है, कुछ भी हो सकती है, 3 डायमेंशनल शेप इनकी फिक्स होगी। बात क्लियर हुई, ठीक है। तो इस तरह से हम इस कंपाउंड के बारे में बात करते हैं। नाउ नेक्स्ट टॉपिक इज़ कि इसकी प्रॉपर्टीज़ से आपको एक एग्जांपल आपको बताता हूँ कि कैसे हम इस पे बात करेंगे, कि क्या क्या इसके एग्जांपल बन सकते हैं। फॉर एग्जांपल जैसे कि आपको बोल दिया जाए कि प्रूफ दैट NaCl इज़ ए कंपाउंड, ठीक है, या सिल्वर क्लोराइड इज़ ए कंपाउंड, तो आपको ये प्रूफ करना होगा कि वेदर दे आर कंपाउंड और समथिंग एल्स। तो हम कैसे बात करते हैं, तो एक क्वेश्चन के फॉर्म में ही इस पर बात कर लिया जाए तो ज़्यादा बेटर रहेगा। देखिए बेटा, एग्जाम में हमेशा क्वेश्चन आता है मिक्सचर्स और कंपाउंड के बीच में डिफरेंशिएट करने का, तो पहले कंपाउंड को सीखो तभी जाके मिक्सचर्स को समझ पाओगे आप। जैसे कि मैं एक एग्जांपल लेता हूँ, जैसे आपको बोल दिया जाए कि बेटा NaCl इज़ कंपाउंड,
NaCl जो है वो कंपाउंड है, जस्टिफाई करना है इसको। तो कैसे करेंगे? पहली चीज़ तो NaCl बना होगा सोडियम प्लस क्लोरीन के कॉम्बिनेशन से और बन जाता है NaCl। ठीक है, बैलेंसिंग के लिए हम इसको क्या कर सकते हैं, ट्वाइस कर सकते हैं और इसको हम यहाँ पे ट्वाइस कर सकते हैं। ठीक है, अब जरा बात समझना, ये जो NaCl है इसके दो मॉलिक्यूल यूज़ होते हैं। देखो बैलेंसिंग के आप कंफ्यूज मत होना, अभी बैलेंसिंग आपको सिखाया नहीं है, बैलेंसिंग आगे वाले चैप्टर में इन्वॉल्व है। तो अभी आप देखिए कि सोडियम और क्लोरीन आपस में कंबाइन होकर क्या बना रहे हैं, NaCl बना रहे हैं। ठीक है, तो सोडियम जो होता है इट इज़ हाईली रिएक्टिव मेटल, क्लोरीन जो होता है इट्स अ गैसेस फॉर्म, लेकिन NaCl जो हम कॉमन सॉल्ट बोलते हैं वो आपका क्या होता है, सॉलिड फॉर्म होता है, इट्स अ सॉलिड फॉर्म। ठीक है, तो इस पर कैसे बात की जाएगी, इसके पहली बात तो फिक्स रेशियो बाय मास होगा ही, दे आर हैविंग फिक्स रेशियो बाय मास। तो आप पहले तो ये बोलोगे कि NaCl हैव फिक्स्ड रेशियो बाय मास, और कितना मास होगा इसका, कैसे फिक्स होगा, देखिए बेटा सोडियम इज टू क्लोरीन का रेशियो देखते हैं। सोडियम का होता है 23 एटॉमिक मास और क्लोरीन का होता है दैट इज़ 35.5 इंटू 2। तो आप कर सकते हो 23:71। अब इससे ज़्यादा छोटा हो नहीं सकता, तो ये सिंपल रेशियो बनेगा इसका। ठीक है, जब भी ये प्रोसेस बनेगा तो यहाँ पर प्रोसेस फॉर्म हो रहा है, दो चीज़ें मिलकर एक बड़ी चीज़ बना रही है, तो इसके अंदर जब भी कोई चीज़ फॉर्म होती है तो उसके अंदर हम बोलते हैं दैट इज़ हीट इज़ रिलीज्ड। तो ये एक्सोथर्मिक प्रोसेस है, तो यहाँ पे हीट जो है इज़ रिलीज्ड, ये एक्सोथर्मिक है। तो यहाँ पे हम हीट का भी सिंबल दिखा देते हैं डेल्टा H प्लस के साथ, ताकि हीट बाहर निकलती दिखाई दे आपको। सेकेंड थिंग कि NaCl में से Na और Cl को अलग करना बहुत मुश्किल होगा, दे कैन बी ओनली सेपरेटेड बाय, कैन बी ओनली सेपरेटेड बाय केमिकल मेथड, ये सिर्फ केमिकल मेथड के द्वारा ही सेपरेटेड हो सकता है। एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, सोडियम की प्रॉपर्टी कुछ और होती है, क्लोरीन की प्रॉपर्टी कुछ और होती है, लेकिन जो NaCl बना इसकी प्रॉपर्टी कुछ और होगी। मतलब NaCl डू नॉट रिटेन द प्रॉपर्टीज ऑफ इट्स कॉन्स्टिट्यूएंट। ठीक है, तो हम ये बोल सकते हैं कि NaCl डू नॉट रिटेन द प्रॉपर्टी ऑफ इट्स कॉन्स्टिट्यूएंट। तो कॉन्स्टिट्यूएंट की प्रॉपर्टी रिटेन नहीं करता, इसलिए ये बिल्कुल डिफरेंट हो गया। एंड लास्ट थिंग, Na का कुछ बॉइलिंग पॉइंट मेल्टिंग पॉइंट होगा, Cl का कुछ मेल्टिंग पॉइंट होगा, NaCl का भी कुछ और होगा, इनसे अलग होगा। तो इसका मतलब NaCl जो बना है इसका मेल्टिंग पॉइंट बॉइलिंग पॉइंट बिल्कुल डिफरेंट है, तो और वो फिक्स्ड होगा। तो NaCl हैज़ फिक्स्ड मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट। तो अल्टीमेटली आपने क्या देखा, जब भी क्वेश्चन आ जाता है इस तरह से कि जस्टिफाई करो, आपका जस्टिफाई इट, तो मतलब उस कंपाउंड को लेते हुए उसकी प्रॉपर्टीज़ बता दो आप, और आप इजीली फिर इसमें काम कर सकते हैं। ठीक है, तो इस तरह से हम लोग इस क्वेश्चन का आंसर दे पाते हैं। ऑल राइट, सो दिस इज़ ऑल अबाउट द कंपाउंड। कंपाउंड के अलावा इसके अलावा आई थिंक और कुछ जानने की आपको ज़रूरत नहीं है, इतना सफिशिएंट होता है। ठीक है, नाउ चलिए देखते हैं। अब बात करते हैं हमारे प्योर सब्सटेंस की। प्योर सब्सटेंस में हमने दोनों चीज़ देख ली है, अब आती है बात मिक्सचर्स की। ठीक है, नाउ मिक्सचर्स को स्टार्ट करने से पहले आपको होमोजीनियस और हेट्रोजीनियस के बारे में जानना ज़रूरी है। तो होमोजीनियस क्या होता है, होमोजीनियस एंड हेट्रोजीनियस, ये दो कंसेप्ट है। ठीक है, तो पहले इसको देखो आप, व्हाट इज़ होमोजीनियस एंड हेट्रोजीनियस। ठीक है, नाउ पहले बात करते हैं होमोजीनियस की। होमोजीनियस, ठीक है ना, होमोजीनियस सब्सटेंसेस की अगर बात की जाए तो ऐसे सब्सटेंस दे हैव ए सब्सटेंस, अब ये कुछ भी हो सकते हैं, ये बात ध्यान रखना, सब्सटेंस विच हैव या विच आर यूनिफॉर्मली अरेंज्ड, या सब्सटेंस इन विच constituent particles are यूनिफॉर्मली अरेंज्ड। यूनिफॉर्मली का मतलब एक फिक्स पैटर्न में मिलेंगे आपको। दे डू नॉट हैव ए सेपरेट बाउंड्रीज। जो पार्टिकल्स, ये एक्चुअली मिक्सचर्स के बारे में बात हो रही है, तो जब हम इन मिक्सचर्स के बारे में बात करेंगे तो जब होमोजीनियस मिक्सचर्स की बात होगी तो यहाँ पर इनके पास कोई फिक्स बाउंड्रीज नहीं है। ठीक है, तो दे डू नॉट हैव
they do not have any boundary or separation boundaries। मतलब आप नहीं बता सकते कि दो अगर मिक्सचर लिए गए हैं तो उनके अंदर कैसे कैसे आप उसको सेपरेट कर पा रहे हो। ठीक है, नेक्स्ट थिंग इज़ हेट्रोजीनियस। हेट्रोजीनियस मिक्सचर्स कौन से होंगे? हेट्रोजीनियस मिक्सचर्स वो मिक्सचर्स होंगे जिनके पार्टिकल्स, द सब्सटेंस इन विच कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल, जो इनके कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स हैं, आर नॉन यूनिफॉर्मली अरेंज्ड। अब बेटा एक बात समझो, यहाँ पे आपको कन्फ्यूजन हो रहा होगा कि यूनिफॉर्मली और नॉन यूनिफॉर्मली अरेंजमेंट को कैसे शो करते हैं हम लोग। एक बात देखिए, जैसे एक एग्जांपल से समझिए। जैसे मैंने क्या किया, एक कंटेनर लिया, इस कंटेनर में डाल दिया मैंने पानी, ठीक है, और ऊपर से डाल दिया इसमें क्या, नमक NaCl, और यहाँ डाल दिया वाटर। तो बेटा कुछ देर बाद देखोगे आप क्या होगा, सॉल्यूशन तैयार हो गया। ठीक है, अब इसके अंदर मान लीजिए मैंने जो नमक डाला है वो मैं ब्लू से दिखा रहा हूँ यहाँ पर, वो इस तरह से अरेंज्ड है। ठीक है, अब क्या करो आप, यहाँ से इतना हिस्सा कहीं से भी रैंडम हिस्सा दो अलग अलग टेस्ट ट्यूब में ले लीजिए। दो अलग अलग टेस्ट ट्यूब में आपने क्या किया, इनका पार्टीशन ले लिया और इक्वल अमाउंट में वॉल्यूम ले लिया। लेटर से 50 ml मैंने दोनों में ले लिया इकट्ठा। तो आप इनमें जब इसका माइक्रोस्कोपिक व्यू देखोगे तो इसके अंदर भी NaCl प्लस वाटर आएगा, इसके अंदर भी NaCl प्लस वाटर आएगा। मतलब इसका मतलब ये है कि मतलब एक NaCl के साथ में एक कॉमन सॉल्ट के साथ में 4 वाटर मॉलिक्यूल या 5 वाटर मॉलिक्यूल वो फिक्स्ड है। जैसे मान लो ये NaCl है तो इसके साथ में वाटर मॉलिक्यूल इस तरह से अरेंज्ड है, ये NaCl है तो इसके साथ में वाटर मॉलिक्यूल इस तरह से अरेंज्ड है। और कहीं से भी आप निकाल के देख लो इसको, हमेशा इसी पैटर्न में ही मिलेगा। ठीक है, तो ऐसे मिक्सचर्स कहलाते हैं आपके यूनिफॉर्मली अरेंज्ड, मतलब होमोजीनियस। लेकिन दूसरी तरफ मैं अगर बात करूँ, मैंने एक टेस्ट ट्यूब में लिया वाटर और ऑयल ले लिया। ठीक है, वाटर और ऑयल ले लिया, तो इसमें मैंने ऑयल डाल दिया। ठीक है, तो ऑयल के ड्रॉपलेट्स बनेंगे इधर उधर। ठीक, अब आप क्या करो, यहाँ से उठा के देखो या फिर यहाँ से उठा के देखो, इक्वल अमाउंट कहीं से भी ले लो आप। दो अलग अलग टेस्ट ट्यूब में ला के देखिए बेटा इसको। जब दो अलग अलग टेस्ट ट्यूब में ला के देखोगे तो आपको कुछ चीज़ नोटिस होगी। इक्वल वॉल्यूम ले लेना आप, 50 ml, तो इसमें देखोगे कि इसमें इस हिस्से में आपके पास 4 ऑयल पार्टिकल्स आए और बाकी वाटर मॉलिक्यूल। इस हिस्से में 10 ऑयल पार्टिकल आए, ठीक है, और बाकी वाटर मॉलिक्यूल। मतलब आप साफ पता कर पा रहे हो कि किसी में ऑयल कम है, किसी में ऑयल ज़्यादा है। तो इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि इनके अंदर जो वाटर मॉलिक्यूल्स और जो ऑयल पार्टिकल्स थे, इनके बीच में कोई फिक्स अरेंजमेंट नहीं था, जैसे कि NaCl में था। यहाँ पे फिक्स अरेंजमेंट मिला मेरे को, यहाँ पे फिक्स मिला अरेंजमेंट, और यहाँ पे नॉन यूनिफॉर्म अरेंजमेंट मिला। ठीक है, यूनिफॉर्म का मतलब होता है फिक्स अरेंजमेंट और यहाँ पे है नॉन यूनिफॉर्म। तो इस तरह के मिक्सचर्स को हम क्या बोलेंगे, हेट्रोजीनियस। हेट्रो का मतलब भी होता है डिफरेंट, और इस तरह के मिक्सचर्स को हम क्या बोलेंगे, होमोजीनियस। समझ में आई कहानी? ठीक है, तो होमोजीनियस और हेट्रोजीनियस मिक्सचर्स को डेफिनेटली आपको समझना है ढंग से और फिर बात करनी है। ठीक है, तो ये तो था होमोजीनियस हेट्रोजीनियस मिक्सचर्स के ऊपर कंसेप्ट। अब बात करते हैं आपके दैट इज़ मिक्सचर्स और कंपाउंड के बीच में डिफरेंसेस के ऊपर। ठीक है, तो मैं इसको एक एग्जांपल्स के थ्रू बताता हूँ आपको, जो मोस्ट कॉमनली एग्जाम में आता भी है और पूछा भी जाता है आपसे। तो वो एग्जांपल लीजिए, जैसे कि बेटा देखिए, मैंने आयरन लिया प्लस सल्फ़र लिया, ठीक है, और इन दोनों को हीट कर दिया। दिस इज़ द सिंबल ऑफ हीट, तो बन जाता है FeS। ठीक है, दूसरी तरफ मैंने क्या लिया, आयरन लिया और सल्फ़र लिया और उसको विदाउट हीटिंग किया, तो यहाँ पे Fe प्लस S ही मिला मेरे को, मिक्सचर मिला। अब दोनों को बातों को समझो ज़रा ध्यान से। ठीक है, मैं इसको एक काम करता हूँ, पार्टीशन के फॉर्म में आपको पढ़ाता हूँ। देखिए बेटा, आयरन लिया प्लस सल्फ़र लिया और आपने इसको हीट कर दिया, तो क्या बन गया, ये FeS बन गया। यहाँ पे क्या किया हमने, आयरन लिया प्लस सल्फ़र लिया और उसको विदाउट हीटिंग किया, तो यहाँ पे Fe प्लस X का मिक्सचर ही मिला। ठीक है, अब ज़रा बात समझना, ये था आयरन, दिस इज़ द सिंबल ऑफ आयरन। ठीक है, आयरन मैग्नेटिक होता है, सबको पता है, इट इज़ हैविंग सम मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज़। सल्फ़र जो होता है इट इज़ अ येलो पाउडर, इसका कलर याद रखना, येलो पाउडर होता है। ठीक है, जबकि FeS इसको बोलते हैं आयरन सल्फाइड, आयरन सल्फाइड, ये अब कंपाउंड बन चुका है। ठीक है, इट्स अ कंपाउंड नाउ।
तो आयरन सल्फाइड जो होता है वो ब्लैक होता है, और आयरन आपको पता ही है, आयरन थोड़ा सा ग्रेइश कलर का होता है। ठीक है, तो बेटा आपने यहाँ पे क्या चीज़ नोटिस की, आपने ये चीज़ नोटिस की कि जब हमने हीटिंग किया तो हमारा मिला हमको कंपाउंड मिला, हमें क्या मिला, कंपाउंड मिला। हीटिंग करने पे कुछ और ही बन गया हो, लेकिन जब हमने विदाउट हीटिंग की तो यहाँ पे क्या मिला मेरे को, मिक्सचर मिला। अब मिक्सचर का जो कलर होगा वो डिपेंड करेगा कि आयरन कंटेंट ज़्यादा है कि सल्फ़र कंटेंट ज़्यादा है आपके पास। अगर आयरन कंटेंट ज़्यादा होगा तो मिक्सचर का लिटिल बिट जो कलर होगा वो येलोइश ग्रेइश होगा, ग्रेइश येलो होगा, और अगर सल्फ़र ज़्यादा होगा तो सल्फ़र ज़्यादा होने की वजह से थोड़ा सा येलो कलर ज़्यादा शो दिखाई देगा आपको। ठीक है, तो वो मिक्सचर बन गया। अब ज़रा बात समझिए, अब इनकी प्रॉपर्टीज़ पे बात करते हैं कि कैसे कैसे प्रॉपर्टीज़ आती हैं। तो आपको पता ही है कि कंपाउंड में जो होता है ये फिक्स रेशियो बाय मास है। ठीक है, दे आर फॉर्म्ड बाय फिक्स रेशियो बाय मास। तो आप पहले पूरा लिखना है स्टेटमेंट को, कंपाउंड आर फॉर्म्ड बाय फिक्स्ड रेशियो बाय मास। ये हमेशा फिक्स रेशियो बाय मास में जुड़े, जबकि यहाँ पर किसी भी रेशियो में जुड़ सकते हैं। भाई सिंपल सा एग्जांपल समझ लो, मिट्टी और चौक का पाउडर ले लो, मिट्टी और चौक के पाउडर को किसी भी रेशियो में कंबाइन कर दो, कहलाएगा मिक्सचर ही, चाहे कैसा भी होमोजीनियस हो, हेट्रोजीनियस हो, कोई भी मिक्सचर हो, होगा तो मिक्सचर ही ना। तो मिक्सचर जो होंगे, मिक्सचर आर फॉर्म्ड इन एनी रेशियो, वो किसी भी रेशियो में फॉर्म हो सकते हैं। रेशियो बाय मास, भाई जिसका कंटेंट आप ज़्यादा लोगे उस पर डिपेंड कर जाएगा किसका मास ज़्यादा है किसका कम है, वो रेशियो होगा, लेकिन यहाँ कंपाउंड के अंदर फिक्स होगा। सेकेंड थिंग, दे हैव फिक्स्ड मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट। जबकि यहाँ बात किया जाए तो मिक्सचर्स के पास, मिक्सचर्स डू नॉट हैव फिक्स्ड मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट, कोई फिक्स मेल्टिंग पॉइंट बॉइलिंग पॉइंट नहीं होगा। थर्ड थिंग बात की जाए, जब भी मिक्सचर्स बनेगा, जब भी कंपाउंड बनेगा तो वो देखो उसकी प्रॉपर्टी छोड़ दिया। देखो ये मैग्नेटिक था, जबकि ये कैसा हो गया, नॉन मैग्नेटिक। याद रखना, इट इज़ अ नॉन मैग्नेटिक, ये नॉन मैग्नेटिक हो गया। क्यों, क्योंकि कुछ और ही बन गया अभी ये। लेकिन जब मैं यहाँ बात करूँ तो इसमें आयरन स्टिल है, और आयरन कंबाइन नहीं हुआ, केमिकली कंबाइन नहीं हुआ, और केमिकली कंबाइन नहीं हुआ तो इसका मतलब कि आयरन मैग्नेटिक होगा। तो ये भी मैग्नेटिक, आयरन भी मैग्नेटिक, तो यहाँ पे मिक्सचर भी मैग्नेटिक ही होगा, मतलब वो रिटेन कर रहा है प्रॉपर्टीज़ की। तो कंपाउंड जो होते हैं, कंपाउंड डू नॉट रिटेन इट्स प्रॉपर्टी ऑफ इट्स कॉन्स्टिट्यूएंट्स, जिससे वो बना है उसकी प्रॉपर्टी को रिटेन नहीं करेगा, मतलब रखेगा नहीं। लेकिन मिक्सचर जो होते हैं वो रिटेन करते हैं, रिटेन द प्रॉपर्टी ऑफ इट्स कॉन्स्टिट्यूएंट आयंस या कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स, जो भी है, जिससे वो बना है उसकी प्रॉपर्टीज़ को मेंटेन करेगा। ठीक है, नेक्स्ट थिंग कि कंपाउंड कैन नॉट बी सेपरेटेड बाय फिजिकल मेथड्स, इट कैन ओनली बी सेपरेटेड बाय केमिकल मेथड। तो कंपाउंड जो होते हैं कैन ओनली बी सेपरेटेड बाय केमिकल मेथड्स, ये सिर्फ केमिकल मेथड से ही अलग हो सकते हैं, स्पेशल मेथड चाहिए होंगे। जबकि ये क्या होगा, मिक्सचर कैन बी सेपरेटेड बाय फिज़िकल मेथड्स, ये फिज़िकल मेथड से सेपरेट हो सकते हैं आपके। फिज़िकल मेथड में मतलब जैसे कि आपका सिंपल बॉइलिंग आ गया, हीटिंग आ गया, ये सिंपल मेथड्स में काउंट करते हैं हम लोग। सेपरेशन, फिल्ट्रेशन आ गया, या हैंड पिकिंग आ गया, जैसे मिट्टी और पत्थर के मिक्सचर ले लिया आपने और उसको आराम से हाथों से भी आप अलग कर सकते हो, सिंपल मेथड है। ठीक है, नाउ नेक्स्ट थिंग कि हीट ट्रांसफ़र टेक प्लेस, यहाँ पे हीट देखो रिक्वायर्ड हुई है। ठीक है, तो यहाँ पर हीट ट्रांसफ़र टेक प्लेस, मतलब हीट या तो एक्सोथर्मिक होगा या एंडोथर्मिक होगा, कुछ ना कुछ होगा, या तो हीट रिक्वायर्ड होगी या हीट रिलीज़ होगी। यहाँ पे इस प्रोसेस में जब भी कंपाउंड बनते हैं तो हमेशा हीट रिक्वायर्ड होती है, और जब भी टूटते हैं तो हीट चाहिए होती है। ठीक है, यहाँ पर नो हीट ट्रांसफ़र टेक प्लेस, नो हीट ट्रांसफ़र टेक प्लेस।
ठीक है, तो ये हो गया बेटा इसका डिफरेंस, जो आपको अच्छे से लर्न करना। इट्स अ वेरी 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 इंपॉर्टेंट टॉपिक जो आपके एग्जाम्स में डेफिनेटली पूछा जाता है आपसे। ठीक है, नाउ नेक्स्ट थिंग, सेकंड आता है इसका। एक तो ये कंपाउंड और मिक्सचर को अगर डिफरेंस की बात करें तो बेटा यहाँ से स्टार्ट कर देना। एग्जाम्पल मैंने आपको दे दिया, एग्जाम्पल के साथ समझाया, इट्स बेटर वन। तो एग्जाम्पल के साथ आप याद रखोगे तो क्वेश्चन भी इसी तरह से पुट ऑन होते हैं। अब एक क्वेश्चन देता हूँ आपको, बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है, FES को लेते हुए ये क्वेश्चन है। ठीक है, उसकी हम बात करते हैं। तो चलो एक क्वेश्चन आ जाए। जैसे कि क्वेश्चन आपसे बोल रहे हैं कि दो स्टूडेंट है X एंड Y, वी हैव टू स्टूडेंट X एंड Y। ठीक है, X ने क्या किया, आयरन प्लस सल्फ़र लिया और इसको हीट कर दिया। Y ने क्या किया, आयरन प्लस सल्फ़र लिया और इसको विदाउट हीट रखा। ठीक है, तो जो भी यहाँ पे बना, लेट अस से कि Z थिंग बना, यहाँ पर लेट अस से कोई Z बना, या लेट अस से कोई, हाँ चलो Z मान लेते हैं, Z बना। ठीक है, अब इस Z को उसने क्या किया, इसमें मिला दिया दो चीज़ें। इस Z के अंदर जो Z फॉर्म हुआ, उस Z के अंदर क्या मिलाया, X स्टूडेंट ने क्या किया, क्यों ना हम इसको, चलो X से रहने दो, HCl मिला दिया। Z ने भी क्या, इसने क्या किया, Y स्टूडेंट ने, जो यहाँ पे Z ना दे के हम इसको कुछ और नाम देते हैं क्योंकि Z तो सेम हो जाएगा, इसको A बोल देते हैं। जो A है, जो यहाँ पे A बना है, देखो X स्टूडेंट है और Y स्टूडेंट है। ठीक है, दो स्टूडेंट है, X और Y स्टूडेंट, जो अलग अलग काम कर रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पे बना है इसका P, यहाँ मैं बोलता हूँ इसका B। ठीक है, और दूसरा क्या किया इसने सेकंड केस में, तो फर्स्ट केस था HCl मिला है, दूसरे केस में क्या किया इसने, चलो फर्स्ट केस की बात करते हैं बस। तो आपको बताना है जो P, यहाँ पे जो P है वो गैस बनी, यहाँ पे P है वो गैस बनी, तो इन गैस की प्रॉपर्टीज़ क्या होगी वो बताइए। व्हाट आर द प्रॉपर्टीज़ ऑफ द गैस ऑब्जर्व्ड बाय X एंड Y स्टूडेंट। क्वेश्चन समझ में आ गया? आपको क्या बताना है, द प्रॉपर्टी ऑफ गैस ऑब्जर्व्ड बाय X एंड Y स्टूडेंट। ठीक है, ये क्वेश्चन है। तो क्वेश्चन एक बार वापस समझ लो, क्वेश्चन क्या बोला हमने, क्वेश्चन हमने कहा कि दो स्टूडेंट है बेटा X और Y। ठीक है, इन दो स्टूडेंट ने क्या किया, आयरन और सल्फ़र को मिक्सचर लिया, दोनों ने अलग अलग टेस्ट ट्यूब में आयरन सल्फ़र ले लिया। ठीक है, दो अलग अलग टेस्ट ट्यूब ले लिया और उसके अंदर टीचर ने इसको क्या दे दिया आपको कि आयरन और सल्फ़र का मिक्सचर दे दिया, दोनों को दे दिया। अब एक ने क्या किया, जो X स्टूडेंट है उसने उस मिक्सचर को गर्म कर लिया, दूसरे ने क्या किया, बिना गर्म किए, और फिर दोनों ने क्या किया, HCl गैस मिलाई इसमें, यहाँ पर भी HCl गैस मिलाई, दोनों ने HCl गैस मिलाई। तो इन्होंने क्या चीज़ ऑब्ज़र्व करी, ये बात आपको बतानी है। तो बेटा देखिए, सबसे पहली चीज़, आयरन और सल्फ़र जब आपस में कंबाइन होंगे, हीट होंगे, तो क्या बनेगा, FeS बनेगा, जिसको हमने क्या कहते हैं, आयरन सल्फाइड कहते हैं, आयरन सल्फाइड कहेंगे। जबकि यहाँ पर B वाले स्टूडेंट ने, Y स्टूडेंट ने क्या किया, Fe प्लस S को विदाउट हीटिंग किया, तो यहाँ पे क्या बना, Fe प्लस S का मिक्सचर बना, इसको यहाँ पर मिक्सचर ही मिला। समझ में आ गई बात? ठीक है, अब ज़रा एक और बात समझते हैं। अब ये जो कंपाउंड बना, इसको मैंने क्या नाम दिया, Z, और इसको क्या नाम दिया मैंने, A। ठीक है, तो X स्टूडेंट ने तो क्या किया, Z जो बना वो था आयरन सल्फाइड, और Y स्टूडेंट ने क्या किया, जो आपका A बना था वो क्या था, आयरन प्लस सल्फ़र का मिक्सचर। यहाँ तो कंपाउंड बन गया आपका, यहाँ तो कंपाउंड बन गया, और यहाँ पर आपके पास सिर्फ मिक्सचर ही मिला आपको। ठीक है, नाउ जो Z था उस पर HCl गैस पास करवाई, तो FeS पर क्या करवाया, HCl गैस पास करवाई, और यहाँ पर आयरन प्लस सल्फ़र का जो मिक्सचर था इस पर HCl गैस पास करवाई। देखो सेकंड केस में ये हुआ, तो दोनों ने क्या ऑब्जर्व किया, जब इसके साथ किसी कंपाउंड के साथ कोई कंपाउंड दूसरा मिलता है तो केमिकल रिएक्शन टेक प्लेस होती है। ठीक है, तो यहाँ बन जाएगा FeCl2 प्लस H2S गैस बाहर निकलेगी। ठीक है, तो ये गैस फॉर्म में मिलेगा, और जबकि ये कंपाउंड ही रह गया। यहाँ पे अगर बात करेंगे तो सल्फ़र तो कोई इसके साथ कॉम्बिनेशन नहीं करता, लेकिन आयरन मेटल HCl इस एसिड, हाइड्रोक्लोरिक एसिड है बोलते हैं इसको, तो आयरन हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ रिएक्ट करता है
और बनाता है FeCl2 प्लस हाइड्रोजन गैस बाहर निकली। बाहर निकलने का जो सिंबल होता है ऊपर की तरफ हेडेड एरो होता है, जिसे हम बोलते हैं कि गैस बाहर निकली। अब इस H2S गैस की खास बात समझिए। ये जो H2S गैस होती है, इट स्मेल लाइक रॉटन एग, स्मेल लाइक रॉटन एग, सड़े हुए अंडे की तरह स्मेल आती है। तो ये बात याद रखना, ठीक है। और ये जो हाइड्रोजन गैस होती है, इसकी ऑब्जर्वेशन क्या है? ऑब्जर्वेशन मतलब जो आप अपने सेंस ऑर्गन के थ्रू ऑब्जर्व कर सको। भैया आपको थोड़ी पता है कि पानी के अंदर मैंने नमक मिला दिया तो नमक कहाँ, पानी कहाँ, वो आप केमिकल, आप माइक्रोस्कोपिक व्यू से भी इतना डिटेल में नहीं दिख पाते। तो प्रैक्टिकल लैब में जब जाओगे तो आप इसको ऑब्जर्व करोगे, मतलब आप अपने आई से, स्मेल से, मतलब इनसे टच करके आप बात कर पाओगे। तो हाइड्रोजन गैस जो होती है, दैट इज़ H2 गैस, इसको हम क्या बोलेंगे? हाइड्रोजन गैस। और इसको क्या बोलेंगे? हाइड्रोजन सल्फाइड गैस। इसका नाम लिख देता हूँ, हाइड्रोजन सल्फाइड गैस। ये हाइड्रोजन सल्फाइड है, ठीक है। और ये क्या है? सिर्फ हाइड्रोजन है, दिस इज ओनली हाइड्रोजन गैस। तो हाइड्रोजन गैस जो होती हैं, इट विल क्रिएट पॉप साउंड, ठीक है। तो क्रिएट पॉप साउंड व्हेन अ बर्निंग मैचस्टिक पुट नियर द माउथ, व्हेन अ बर्निंग मैचस्टिक पुट नियर द माउथ, किसके माउथ पे? ऑफ टेस्ट ट्यूब, ठीक है। तो ये बात आपको ध्यान रखनी है कि हाइड्रोजन गैस जब भी बाहर निकलेगी हमेशा पॉप साउंड के साथ बाहर निकलेगी। जब भी उसके मतलब मैस्टिक लो और जहाँ पे जो रिएक्शन हो रही थी उसके जस्ट माउथ के पास ले जाओ टेस्ट ट्यूब के, तो आपको वहाँ पे पॉप साउंड, पॉपिंग साउंड साफ सुनाई देगी। तो इससे कंफर्म होगा कि हाइड्रोजन गैस है। अगर उस टेस्ट ट्यूब से H2S गैस निकल रही होगी तो वहाँ पे पूरे रूम में जहाँ पे भी आप एक्सपेरिमेंट कर रहे हो वहाँ पे बिल्कुल साफ रॉटन एग की स्मेल, सड़े हुए अंडे की तरह स्मेल आनी स्टार्ट हो जाएगी। मतलब एक ऑफेंसिव स्मेल होगी जो अच्छी नहीं होगी, तो समझ जाना कि वो H2S गैस है। तो ये दो ऑब्जर्वेशंस आपको दिखाई दी, प्रॉपर्टीज़ ऑफ गैस ऑब्जर्व बाय X एंड Y स्टूडेंट। तो गैस के बारे में पूछा था, तो गैस के बारे में बता दें। क्वेश्चन ऐसे भी आ सकता है कि आयरन प्लस सल्फर को हीटिंग करने पे एक Z कंपाउंड बना, स्टूडेंट X ने क्या ऑब्जर्व किया, उसकी प्रॉपर्टीज़ क्या हैं, Z की प्रॉपर्टीज़ क्या हैं, तो बेटा Z कंपाउंड बना। तो Z अगर कंपाउंड बना तो कंपाउंड की प्रॉपर्टीज़ बता दो यहाँ पर। तो Z आपका कंपाउंड बन रहा है तो यहाँ पे कंपाउंड की प्रॉपर्टीज़ बता दो। यहाँ ये मिक्सचर बन रहा है तो मिक्सचर की प्रॉपर्टी बता दीजिए, जैसा कि पहले बताया आपको। आई होप आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा, ठीक है। तो दिस इज़ द डिफरेंस बिटवीन कंपाउंड एंड मिक्सचर्स, ऑलराइट। सो यहाँ पर आपका ये टॉपिक फिनिश होता है और कल हम स्टार्ट करेंगे दैट इज़ सॉल्यूशंस। सॉल्यूशन बहुत बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ठीक है। सॉल्यूशन बाद में भी आपके बहुत डिटेल में आएगा कि व्हाट आर एक्चुअली द सॉल्यूशन इज़, व्हाट आर द प्रॉपर्टीज़ ऑफ सॉल्यूशन, कितने टाइप के सॉल्यूशंस होते हैं, कंसंट्रेशन, न्यूमेरिकल्स हैं, इस पर मैथमेटिकल अप्रोच बनानी है आपको, ठीक है। तो वो सारी चीज़ें हैं। अभी आप इतना लर्न कीजिए अच्छे से, मैं एक वर्कशीट दूंगा उसको सॉल्व आप ज़रूर करना। थैंक यू। An element is a substance that cannot be broken down into anything simpler. A mixture is a substance consisting of two or more substances mixed together, however not in fixed proportions and not chemically bonded. And lastly, a compound consists of two or more elements that are chemically combined. Through the rest of the lesson, the two elements, iron and sulfur, will serve us as examples. We will perform 4 tests. Test 1. Let's check the appearance of the elements. This is simple. Iron filings are dark grey crystals, whereas sulfur is a bright yellow powder. Test 2. Action of water. You will see that in water, iron sinks and sulfur floats. Test 3. The action of hydrochloric acid. When you apply hydrochloric acid on iron filings, you can see bubbling. The iron reacts with the acid to produce hydrogen gas. This hydrogen gas can be tested for by holding an empty tube full of air over the tube of iron filings and acid. After a short time, we remove the upper tube and immediately put a lighted splint to the open end of the tube. A pop is heard indicating hydrogen gas. When we repeat this process with sulfur and hydrochloric acid, there is no visible reaction at all. Test 4. Action of a magnet.
If the iron is sprinkled onto a sheet of paper and the magnet is moved underneath the paper, you see the iron filings follow the magnet as they are attracted to it. You will see that the sulfur is not attracted to the magnet. From these 4 tests, it can be seen that iron and sulfur are 2 completely different elements and behave differently in the 4 tests. Iron is a metal element and sulfur is a non-metal element. Now, performing tests on a mixture of iron and sulfur. Some iron filing and sulfur powder are mixed together on a piece of paper. We have a mixture of iron and sulfur. If we add a bit more iron and we mix, we still have a mixture of iron and sulfur. As said earlier, the components of a mixture are not in fixed proportions. Let us now perform the same 4 tests on this mixture of iron and sulfur. Test 1. Appearance. In the mixture, we can clearly see the dark grey crystals of iron and the bright yellow powder of sulfur. Test 2. Action of water. We see that the iron in the mixture sinks and the sulfur floats. The components of the mixture have separated. Test 3. Action of hydrochloric acid. The iron in the mixture reacts to produce hydrogen gas as before. It gives a positive pop test when mixed with air and the mixture ignited. The sulfur in the mixture, however, gives no visible reaction. Test 4. Action of a magnet. As the magnet is moved underneath the paper, you will see the iron is attracted, but the sulfur is not. The iron and sulfur can be separated, illustrating the fact that the components of a mixture can easily be separated by physical means. From the above, it can be seen that the components of a mixture behave as when they are on their own. That is, they retain their separate identities. Finally, let us perform the same 4 tests on a heated mixture of iron and sulfur. Heating the mixture of iron and sulfur causes the iron and sulfur to bond chemically to form the compound iron 2 sulfide. Now, let us look at how the compound iron 2 sulfide behaves in the 4 tests. Test 1. The compound iron 2 sulfide is a black solid, so it appears different from that of iron and sulfur. Test 2. Action of water. In water, the iron 2 sulfide compound sinks and there is no separation. Test 3. Action of hydrochloric acid. The reaction between iron 2 sulfide and hydrochloric acid should be done in a fume cupboard, as when the hydrochloric acid is added to the iron 2 sulfide, bubbles are seen, but the gas formed is hydrogen sulfide gas, which is toxic. Test 4. Action of a magnet. As the magnet is moved underneath the paper, you will see that all the iron 2 sulfide is attracted. There is no separation.